नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज और इस वीडियो में गाइस हम करने वाले हमारा जो लास्ट वीडियो है प्रोबेबिलिटी का। तो इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने किया था 12.8 एक्सरसाइज, दैट वाज बेस थ्योरम। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे 12.8 ही करेंगे। इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक। क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे तो इसलिए हम लोगों ने इस वीडियो को बनाने का सोचा आपके लिए। तो चलिए बच्चों, बेस थ्योरम ही पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो आज वाला क्लास आपके लिए कंपैरेटिवली बहुत आसान होने वाला है। ओके, तो चलो बच्चों, आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 सेज देयर आर 3 कॉइन्स। तो हमारे पास 3 कॉइन है। नाउ वन इज टू हेडेड कॉइन। तो 3 कॉइन में जो एक कॉइन होगा उसमें दोनों तरफ क्या है, हेड ही आने वाला है। ठीक है, टेल है ही नहीं उसमें। फिर बोलता है अनदर इज अ बायस्ड कॉइन। बायस्ड कॉइन का मतलब क्या होता है कि जिसमें ना हेड या तो ज्यादा आएगा या तो टेल ज्यादा आएगा। जैसे जनरली कॉइन में क्या होना चाहिए, जो अनबायस्ड कॉइन होता है उसमें हेड और टेल आने का 50-50 चांस होता है, 1/2 लेकिन जो बायस्ड कॉइन होता है बच्चों, उसमें हो सकता है हेड ज्यादा बार आएगा या उसमें टेल ज्यादा बार आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या केस दिया हुआ है, इट इज अ बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप 75% ऑफ द टाइम। अच्छा, इसमें ना हेड होना चाहिए। यहाँ पे बोलता है, जिसमें बोल रहा है एक बायस्ड कॉइन है जहां पर हेड जो आएगा उसका आने का प्रोबेबिलिटी 75% है। अनबायस्ड कॉइन में प्रोबेबिलिटी 50-50 होता है, यहाँ पे हेड आने का 75। लास्ट बोल रहा है एंड थर्ड जो कॉइन हमारे पास, इट इज एन अनबायस्ड कॉइन। तो अनबायस्ड कॉइन होगा मतलब हेड आने का और टेल आने का प्रोबेबिलिटी 50-50। अच्छा, वन ऑफ द थ्री कॉइन इज चोजन एट रैंडम। तो आपने तीनों में से कोई भी एक सिक्का चूज किया एंड इट इज टॉस, और उसको आपने टॉस किया। फिर बोल रहा है इफ इट शोज हेड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन। ठीक है, तो आपने अच्छे से बेस थ्योरम अगर समझा है तो यहाँ पर आपसे बेस थ्योरम का क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पास 3 सिक्के रखे हुए थे, किसी एक को आपने चूज किया और टॉस किया। अगर हेड आता, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो वो क्वेश्चन गाइज होता हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी का। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि तुम्हारे पास 3 कॉइन रखा हुआ था, आपने एक चूज किया, उसको सिक्का उछाला और वो हेड आ गया। ठीक है, ये नहीं पूछा है कि प्रोबेबिलिटी हेड आने का क्या है। अगर वो क्वेश्चन होता तो टोटल प्रोबेबिलिटी होता। यहाँ पे पूछा है हेड तो आ चुका है, ये हमें पता है, ये उसका वजह बताओ कि वो जो हेड आया होगा वो टू हेडेड कॉइन से होगा। तो रीजन पूछ रहा है आपके हेड आने का। तो गाइज ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। अब हमारे पास यहाँ पर 3 इवेंट हम ले लेते हैं। मेन इवेंट हम ले लेते हैं जो भी हमारा हेड आने का इवेंट होगा। तो ए इवेंट है जहाँ पे हेड हेड कम्स अप। ठीक है, चलिए तो ए के बाद आते हैं बच्चों, हम लोग 3 इवेंट को डिसाइड करेंगे। इवेंट 1 वेयर कॉइन 1 इज सिलेक्टेड। ठीक है, इवेंट 2 होगा जहां पर आप सेकंड वाले कॉइन को सेलेक्ट करेंगे। और इवेंट 3 होगा हमारे पास कि आप सेलेक्ट करेंगे थर्ड वाले कॉइन को। तो आप ये 3 इवेंट को डिफाइन कर लेंगे। मेन इवेंट हमारे पास यहाँ पर पता है। अच्छा, मेन इवेंट अगर आपको पता है बच्चों तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्यों? क्योंकि हम डायग्राम बनाएंगे। तो अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है बच्चों, तो इट इज रिक्वेस्टेड कि आप पहले जाके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इसके पहले वाला बेस थ्योरम को देख कर आए, तो आपको ये डायग्राम बहुत आसान लगेगा, वरना ये आपको समझ में नहीं आएगा। ओके सर, तो आइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। 3 इवेंट है हमारे पास, 3 कॉइन है, कॉइन 1, कॉइन 2 एंड कॉइन 3। नाउ इन तीनों को आप कनेक्ट कर दें इस मेन इवेंट से। तो तीनों को आप कनेक्ट करते हैं, यहां से यहां ये कनेक्ट हो गया। चलो, अब मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट कॉइन। तो आपके पास 3 कॉइन है टोटल, उसमें से आपको पहले वाले कॉइन को सेलेक्ट करना है। तो इसका भी प्रोबेबिलिटी आएगा 1/3। इसका भी अगर आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग सेकंड कॉइन, तो ये भी आएगा 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकालेंगे तो ये भी आएगा 1/3। कैसे आया? टोटल कितने कॉइन हमारे पास? 3 कॉइन। तो टोटल आउटकम ऊपर में न्यूमरेटर में आएगा फेवरेबल आउटकम। तो 1/3 1/3 1/3, तो इनका वैल्यूज आपके सामने आ गया। अब आते हैं, तो यहाँ पे लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज 1/3,
प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज 1/3। तो ये निकल गया। अब इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन इवेंट, मेन इवेंट क्या है? हेड आने का, डिवाइडेड बाई PE1। सेकंड पे आते हैं, सेकंड वाले डायग्राम, सेकंड वाले एरो पे, तो ये निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। थर्ड में निकालोगे तो बच्चों ये निकलेगा दिस वन। अब आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है कि आपको हेड आया है, गिवन दैट E1 है, E1 मतलब पहला वाला कॉइन। तो पहले वाले कॉइन में हेड आने का प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या होगा? तो देखो पहले वाले कॉइन में बोल रहा है कि पहला वाला कॉइन तो 2 हेडेड कॉइन है, मतलब इधर भी हेड, उसके उल्टे तरफ भी हेड, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर हेड आने का प्रोबेबिलिटी तो 1 है। हेड तो पक्का आना ही है, चाहे ये वाला साइड आए चाहे उसके उल्टे वाला साइड आए, हेड तो पक्का आएगा, तो 1 हो गया प्रोबेबिलिटी। सेकंड में आते हैं A/E2। A/E2 बच्चों क्या कह रहा है कि आपको हेड तो आएगा, गिवन दैट कौन सा कॉइन है? सेकंड वाला। तो सेकंड वाला कॉइन बच्चों अगर आप देखोगे तो सेकंड कॉइन हमारा बायस कॉइन है यहाँ पे, जहां पे 75% टाइम हेड आने वाला है। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 75%, मतलब 75/100, दैट इज 3/4। थर्ड पे आते हैं PA/3। हेड तो आएगा, गिवन दैट कौन सा कॉइन है? कॉइन नंबर थर्ड। थर्ड कॉइन हमारा कैसा है? अनबायस्ड। तो अनबायस्ड कॉइन में हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है बच्चों? 1/2, 1/2। नाउ आपने डायग्राम बना लिया है, डायग्राम आपका कंप्लीट है। क्या आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है? क्या आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया? नहीं, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी होता तो आपसे पूछा जाता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, लेकिन आपसे वो नहीं पूछा है। आपसे पूछा है हेड तो आ चुका है, आपको बताना है वजह कौन होना चाहिए? 2 हेडेड। 2 हेडेड मतलब कौन सा? पहला वाला एरो। चलो तो पहले वाले पे आते हैं। अब बेस थ्योरम आप लगाएंगे। यूजिंग बेस थ्योरम, सिंपली विल राइट बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम आपसे पूछा गया है फर्स्ट वाले के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका उल्टा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिख दो, E1/A इज इक्वल्स टू, चलो भैया अब आपको सबसे पहले नीचे में डिवाइड करोगे क्या? टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी डिवाइड करें E1 इंटू A/E1 प्लस E2 इंटू A/E2, लास्ट में आ जाएगा E3 इंटू A/E3। तो हमने इसको लिख लिया। हमसे कौन से कंडीशन के बारे में पूछा हुआ क्वेश्चन है? पहले वाले लेग के बारे में, पहले वाले के बारे में। तो इनका और इनका आपको ऊपर में न्यूमरेटर में यूज कर लेना है। तो PE1 मल्टीप्लाइड बाई A/E1, ये वैल्यूज अपने को निकालना है क्वेश्चन में। तो चलो कैलकुलेट कर दो बस, और हमारा आंसर ये हो जाएगा खत्म। नाउ कमिंग टू दिस इज इक्वल्स टू, आते हैं 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो 1 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी हो जाएगा 1 इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 3/4, 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2, 1/2। चलो देखो कॉमन आ रहा है क्या? ऊपर में देखेंगे यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे हुआ है लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है, कृपया करके उसको देख लें अगर आपको नहीं समझ में आया तो बच्चों। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ पे बच रहा है 3/4, यहाँ पे बच रहा है 1/2। चलो एलसीएम ले लेते हैं, दिस इज 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 1 4 प्लस 3 प्लस 2, तो ये 4 ऊपर गया, 4 डिवाइडेड बाई 4 3 7 8 और 9, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जा रहा है गाइज इसके लिए 4/9। तो हमारे ये क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने बच्चों कंप्लीट किया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है बच्चों बाई एग्जामिनिंग द चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट का एक्सरे हुआ है और बोल रहा है बाई एग्जामिनिंग द चेस्ट एक्सरे द प्रोबेबिलिटी दैट टीबी इज डिटेक्टेड। तो अगर किसी को टीबी है तो प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि अगर उसका जांच होगा, उसका जांच होगा तो पता चल जाएगा। बोलता है द प्रोबेबिलिटी टीबी इज डिटेक्टेड व्हेन द पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम इट इज 0.99। तो अगर किसी को टीबी है, अगर वो जांच कराने जाता है तो उसके टेस्ट में पता चल जाएगा कि उसको टीबी है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.99। तो पता नहीं चलेगा उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, वो भी हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं, 1 माइनस दिस। अच्छा आगे चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेल्दी पर्सन, बोल रहा है कि एक आदमी है जो हेल्दी है, जिसको टीबी है नहीं, बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेल्दी पर्सन डायग्नोज टू हैव टीबी इज 0.001। मतलब एक आदमी है जिसको टीबी नहीं है, उसका भी रिजल्ट में आ जाएगा कि इसको टीबी है, वो कितना प्रोबेबिलिटी है उसका, ये। ठीक है आगे बोल रहे हैं
इन अ सर्टेन सिटी 1 in 1000 पर्सन सफर्स फ्रॉम टीबी। तो 1000 में एक आदमी को टीबी होता है, ठीक है, ये एवरेज आपको मिल गया। अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक पर्सन को आप रैंडमली सिलेक्ट करते हो, एंड ही इज डायग्नोज टू हैव टीबी, और उसको टीबी है, उसका डायग्नोसिस में आता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी एक्चुअली हैज टीबी? अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, आपसे क्या क्या बताया गया। सबसे पहले कि अगर किसी को टीबी है, वो जांच कराने जाता है, तो कितना प्रोबेबिलिटी है कि उसका जांच सही होगा? तो बोल रहा है 0.99 प्रोबेबिलिटी है कि उसका जांच सही होगा। दूसरा पूछ रहा है कि अगर उसको टीबी नहीं है, कोई हेल्दी आदमी है, उसको भी टीबी निकल जाएगा, ये तो गलत है। जी हाँ, बिल्कुल गलत है। ये गलत होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.001। ये कैसे निकलता? अगर आप 0.99 को माइनस कर देंगे तो भी निकल जाएगा। अच्छा, आगे पूछ रहा है कि कितने लोगों को टीबी है जनरली एक शहर में, तो बोल रहा है 1 in 1000 लोगों को टीबी है। चलो ठीक है। आपसे पूछ रहा है आगे कि एक आदमी को आप रैंडमली सेलेक्ट करते हो और उस आदमी को टीबी होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपने एक आदमी को रैंडमली सेलेक्ट किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसको टीबी होगा, अगर ये क्वेश्चन होता गाइस, तो क्वेश्चन होता टोटल प्रोबेबिलिटी का। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? एक आदमी को आपने चूज किया, वो आदमी को टीबी निकला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सही में उसको टीबी है? ठीक है, दो तरीके के रिपोर्ट आ रहे हैं ना, एक तो सही वाला रिपोर्ट है, जिसको है उसको आता है, और दूसरा रिपोर्ट है जिसको नहीं है उसको भी आ जाता है। कोविड में आपने देखा था कि किसी को कोविड था तो उसको उसका आने का चांस रिपोर्ट में निकलता था, किसी किसी को नहीं था उसका भी गलती से निकलता। तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। जी बिल्कुल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी एक्चुअली हैज अ टीबी। तो हमारा बच्चा जो मेन इवेंट होगा ना, जो मेन इवेंट होगा, तो हम मेन इवेंट को सबसे पहले लिख लेते हैं। मेन इवेंट है हमारा ए, पर्सन पर्सन हैज टीबी। अब यहां पर हमारे पास दो तरीके हैं, या तो उस आदमी को मतलब पर्सन हैज टीबी मतलब उसका टेस्ट पॉजिटिव आया होगा। उसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसका जो टेस्ट हुआ होगा उसमें उसका रिपोर्ट क्या आया होगा? पॉजिटिव आया होगा, उस बंदे को टीबी है। अब देखो यहाँ पे दो तरीके का रिपोर्ट आ रहा है, एक तो एक्चुअल में जिसको है उसका रिजल्ट निकलता है, और एक है कि जिसका नहीं है टीबी उसका भी रिजल्ट निकल जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो दो इवेंट डिसाइड करेंगे, पहला इवेंट होगा इवन। इवन क्या बोलेगा कि पर्सन एक्चुअली हैज टीबी, तो उस आदमी को एक्चुअली टीबी है। दूसरा रिपोर्ट क्या निकल रहा है? दूसरा गलत रिपोर्ट भी निकल रहा है, पर्सन डज नॉट हैव टीबी। तो दूसरा हमारा जो इवेंट है उसमें क्या होगा कि उस बंदे को टीबी नहीं है। ठीक है, ओके। तो हमने इवेंट को डिफाइन कर दिया है। आपको प्रोबेबिलिटी, हम टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो मेन वाले जो एरिया है उसको यहाँ पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि पर्सन को टीबी है? क्या आपसे ये पूछा है? नहीं। क्वेश्चन में अगर पूछता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज टीबी, तब आपसे ये पूछता, लेकिन ये आपसे नहीं पूछा है। क्वेश्चन है बेस थ्योरम का। चलो आ जाओ इसके यहाँ पे डिफाइन करते हैं। प्रोबेबिलिटी E1 है यहाँ पे, और हमारे पास इवेंट है E2। कनेक्ट कर दो इनको बच्चों। तो यहाँ से इसको कनेक्ट किया हमने, इसको कनेक्ट किया। अब आपसे पूछ रहा हूँ मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन का मतलब क्या होगा कि कितने लोगों को एक्चुअली में टीबी है। तो पूरे जनता में कितने लोगों को एक्चुअल में टीबी है, आपको दिया हुआ है एक बंदे को, 1000 में एक बंदे को टीबी है, मतलब एक्चुअली किसी को टीबी होगा उसका प्रोबेबिलिटी है 1/, तो 1 in 1000 पर्सन को टीबी है। कितने लोगों को टीबी नहीं है बच्चों? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 अगर आप ये निकालोगे तो 1 से माइनस कर दोगे इसको, 1 से माइनस करते हैं अगर हम इसको, तो इसका वैल्यू आएगा 999 डिवाइडेड बाई 1000। इतने लोगों को टीबी नहीं है। अब यहाँ पे भी हम इवेंट में सिमिलरली यहाँ पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 ये है 1/1000। यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, ये है 999/1000। अब आते हैं इसके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। मेन इवेंट है हमारा PA, तो यहाँ पे लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन इवेंट A डिवाइडेड बाई E1। यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन इवेंट A डिवाइडेड बाई E1। आ जाओ, अब देखो इस प्रोबेबिलिटी के बारे में, ये क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी कि एक आदमी को ए मतलब उसको टीबी है, डिवाइडेड बाई E1, वो उस जनता को बिलोंग करता है जिसको एक्चुअल में टीबी है। तो ये प्रोबेबिलिटी आपसे बोल रहा है, वो प्रोबेबिलिटी बताइए कि एक बंदे को टीबी है और वाकई में उसको टीबी है, वो उस जनता को बिलोंग करता है, तो कितने प्रतिशत लोगों को, मतलब ये बोल रहा है, कहने का मतलब कि अगर आपको टीबी है और आपके रिपोर्ट में भी आएगा कि आपको टीबी है, मतलब आपका रिपोर्ट सही आया। आपका रिपोर्ट सही आया मतलब कौन सा केस हो गया? आपका केस हो गया 0.99, कि आपका जो रिपोर्ट आ रहा है वो बिल्कुल सही है, आपको टीबी है और आप एक्चुअली उस जनता को बिलोंग करते हो जिनको टीबी है, तो रिपोर्ट सही आने का। दूसरे पे आते हैं, यहाँ पे बोल रहा है
प्रोबेबिलिटी कि आपको टीबी निकल गया, लेकिन आप उस जनता को बिलोंग करते हो, आप E2 को बिलोंग करते हो जिसको टीबी नहीं है। मतलब आपका रिपोर्ट में आ गया टीबी है लेकिन आपको टीबी नहीं है, मतलब सर रिपोर्ट सही है कि गलत? गलत। गलत वाला प्रोबेबिलिटी कहाँ दिया हुआ है? देखो ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेल्दी पर्सन डायग्नोज टू हैव टीबी, उसको है नहीं बच्चों, रिपोर्ट में आ जाएगा उसको है, तो ये है गलत रिपोर्ट। तो यहाँ पर आ गया इसका प्रोबेबिलिटी 0.001। ठीक है, सारा कुछ हम लोगों ने लिख दिया है। इसके बाद बेस थ्योरम लगा के आपको पता करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी एक्चुअली हैज टीबी। एक्चुअली हैज टीबी का मतलब ये वाला इवेंट। ठीक है, तो हमें इसके बारे में, ये वाले लेग के बारे में पता लगाना, ऊपर वाले के बारे में पता लगाना है। चलो, तो ऊपर वाले के बारे में पता लगाना है। अब इसका हम लोग डिटेल आंसर निकाल देते हैं बाय बेस थ्योरम। ये आप अपने से लिखोगे बाय बेस थ्योरम। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? ऊपर वाले का है तो E1 को ऊपर लिखेंगे, E1 डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई। चलो, अब मैं यहाँ पे ना PE1 इंटू ये नहीं लिख रहा है, वो आप अपने आंसर में लिखोगे, अपन डायरेक्ट कैलकुलेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1/1000 मल्टीप्लाइड बाई 0.99 प्लस 9,999/1000 मल्टीप्लाइड बाई 0.001। हमें न्यूमरेटर में कौन सा केस रखना है? जो पूछा गया है, ये वाले वजह के बारे में पूछा गया है, तो इसको बोलोगे 1/1000 इंटू 0.99। अब बच्चे देखो यहाँ पे, यहाँ भी 1000, यहाँ भी 1000, यहाँ भी 1000, तो ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर में बचेगा 0.99 डिवाइडेड बाई 0.99 प्लस प्लस यहाँ पे देखो, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 999, और यहाँ पे 3 डेसिमल पे 0 है तो ये आ जाएगा दिस। ऐड कर देते हैं इनको, तो ऐड करने के बाद तो आएगा 9, यहाँ पे आ गया 9, 9 9 18, 18 और 1 19। ठीक है, आ गया, और डेसिमल आएगा 3 पर। तो ये हमारा वैल्यू आया। अब हम इसका डेसिमल को हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 3 के आगे डेसिमल है, यहाँ पे 2 पे डेसिमल है, तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। तो ऊपर में लिखेंगे 990, और यहाँ पे भी आपने इसको हटा दिया इसका डेसिमल। यहाँ पे 3 था गाइज, यहाँ पे 2 था, तो हमने यहाँ पे एक 0 ऐड कर दिया है। चलो, अब इसको डिवाइड करते हैं। आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 9 से कैंसिल हुआ, 110 डिवाइडेड बाई 9 2 18, 9 2 18 एंड 1, 110 बाई 2 2 1। ठीक है, तो हमारा वैल्यू ये निकल के आ गया बच्चों। बेस थ्योरम के क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि आपसे मांगा क्या गया है। अगर आपने गलती की, आप इसको टोटल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हो सकता बना दोगे, तो आपको क्वेश्चंस को ना ऐसे प्रैक्टिस करना है कि देखो, ये तो बहुत आसान पार्ट है, ये सबसे इजी पार्ट है कि आप ये निकालोगे, ये डायग्राम, आप एक बार डायग्राम को सॉर्ट कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन बेस का तुरंत बन जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको टोटल प्रोबेबिलिटी से मिक्स ना कर दें। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 12, अ डॉक्टर, एक डॉक्टर है, अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट, डॉक्टर विजिट कर रहा है पेशेंट को। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्कूटर और टैक्सी और हिज पर्सनल कार आर 1/10, 1/5, 3/10 एंड 2/5। ठीक है, तो एक डॉक्टर है, वो अपना क्लिनिक आ रहा है पेशेंट को देखने के लिए, कौन कौन से चीज से आएगा उसका प्रोबेबिलिटी आपको दे दिया है। द प्रोबेबिलिटी दैट हिल बी लेट आर 1/4, 1/3 और 1/12 if he comes by public transport or scooter or taxi respectively, but if he comes by his personal car, अगर वो अपने प्राइवेट कार से आता है तो वो लेट होता ही नहीं है। चलो, ये भी दे दिया आपको। फिर पूछ रहा है when he arrives, जब वो अपना पेशेंट को देखने हॉस्पिटल या क्लिनिक आता है, जब वो आता है तो पता चला वो लेट आया। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता कि ये तरीके से वो आता है, ये लेट आने का प्रोबेबिलिटी आपको दे दिया, अगर आपसे पूछता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट, अगर ये क्वेश्चन होता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट, तो ये क्वेश्चन होता, यहीं पर क्वेश्चन खत्म होता और टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वो आया और वो लेट आया, ये पता चल गया अपने को। अब आपसे वजह पूछ रहा है लेट आने का, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय स्कूटर, तो वो स्कूटर से आया है, वजह है स्कूटर से आने का, उसका प्रोबेबिलिटी। तो ये क्वेश्चन किसका बन जाता है बच्चों? की बेस का बन जाता है। चलो फटाक से हम इवेंट लेते हैं जल्दी से। इवेंट E1 वो आएगा पहले वाले से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने का इवेंट है, तो ये हो गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने का इवेंट 1। इवेंट 2 ले लेते हैं, वो आएगा स्कूटर से। इवेंट 3 ले लेते हैं कि वो आएगा टैक्सी से। चलो लास्ट है हमारा इवेंट नंबर 4 कि वो आएगा अपने पर्सनल कार से। ठीक है, तो चारों इवेंट ले लिया हमने। आ जाओ, सबका प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 देखो, उसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने का प्रोबेबिलिटी क्या था? 1/10, तो इसका वैल्यू हो गया 1/10।
प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर से आने का प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन में 1/5, टैक्सी से आने का प्रोबेबिलिटी है 3/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4 मतलब अपने पर्सनल कार से आने का प्रोबेबिलिटी है 2/5। ये सारा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। अगले थिंग में आते हैं कि बोल रहा है कि वो ही विल बी लेट व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट। तो मेन इवेंट को डिफाइन कर दो बच्चों कि डॉक्टर अराइव्स लेट। तो ये हमारा इवेंट डिफाइन हो गया, ठीक है। चलो ये हमने लिख लिया। इसके बाद हम डायरेक्टली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसका इसके नीचे लिख सकते थे, लेकिन हम तो डायग्राम यूज करते हैं, डायग्राम की मदद से आप ज्यादा अच्छा बता पाओगे। तो चलो मैं इस क्वेश्चन में आपको ना थोड़ा सा एकदम उसी तरीके से सॉल्व कराऊंगा जैसा आपको एकदम एग्जाम में लिखना चाहिए। तो देखो डायग्राम तो गाइस हम जो बनाएंगे वो हम अपने लिए बनाते हैं। अब हम इसके नीचे डायरेक्टली इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ही इज लेट, मेन इवेंट क्या है हमारा, मेन इवेंट है ए बाई E1, इसका वैल्यू निकालोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन इवेंट ए बाई E2, आप इसका वैल्यू निकालोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन इवेंट ए बाई E3, इसका वैल्यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन इवेंट ए बाई E4। मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से डायग्राम का प्रैक्टिस कर रखा है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। डायग्राम हम बनाएंगे, डू नॉट वरी, पहले हम इसका वैल्यू लिख ले रहे हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना है। डायग्राम आपके आंसर का मेन पार्ट मत बनाना, उसको आप रफ में बनाया करना। ओके सर, चलिए इसके आगे चलते हैं। A/E1, अब देखो A/E1 का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कि वो लेट आया है, गिवन दैट वो किससे आया है, E1 क्या है हमारे लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो देखो भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आता है और वो लेट होता है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है क्वेश्चन में 1/4। तो यहाँ पे इसका लिख लेंगे वैल्यू, दिस इज 1/4। प्रोबेबिलिटी ए मतलब लेट आया है, गिवन दैट किससे आया इस बार, स्कूटर से आया, तो स्कूटर से आता है तो 1/3। प्रोबेबिलिटी A/3, E3 किसका है, E3 है कि वो आता है टैक्सी से, तो टैक्सी से आया है तो उसका प्रोबेबिलिटी है 1/12। ओके, लास्ट वाला बोल रहा है लेट आया है और किससे आया है, पर्सनल कार से। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, जो वो पर्सनल कार से आता है वो कभी लेट नहीं होता, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जब लेट होगा ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी लेट आने का क्या होगा, 0 होगा। सारा कुछ आपने डिफाइन कर दिया। अब आप डायरेक्टली चलो मैं अब थोड़े से छोटा सा एरिया में आपके लिए इसका डायग्राम बना देता हूँ कि अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हो, सबसे पहले आप लिखोगे मेन इवेंट ए PA। यहाँ पर हमारे पास 4 अलग अलग इवेंट है, E1, E2, E3 और E4। सबको आप कनेक्ट कर दें इससे, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, देन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, दिस इज A/E4। चलो इन सब का वैल्यूज आपने लिख लिया, दिस इज 1/4, दिस इज 1/3, दिस इज 1/12 एंड दिस इज 0। P इनका प्रोबेबिलिटीज आपको लिखना है, P E1 का, तो इसका प्रोबेबिलिटी है 1/10। सिमिलरली सबका प्रोबेबिलिटीज आप निकाल सकते हो, सबका प्रोबेबिलिटीज आपने क्वेश्चन में लिख रखा है, ठीक है। तो बेस थ्योरम के हिसाब से ये डायग्राम हमारा आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्टली बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम। चलो सब कुछ डिसाइड कर लिया हमने। कौन सा वजह पूछा आपसे, वो लेट आया है, लेकिन लेट आया स्कूटर है। स्कूटर कौन सा इवेंट है हमारे पास, स्कूटर है हमारे पास E2। तो आपसे मांगा गया है सेकंड वाले कॉलम, सेकंड वाले एरो के बारे में, इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा बच्चों। तो E2 को ऊपर कर देंगे, A को नीचे कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A ये मांगा आपसे। सबका टोटल प्रोबेबिलिटी आप नीचे लिखोगे सबसे पहले, PE1 इंटू PA/E1, ऐसे सिमिलरली PE2 करके PA/E2, 3 का भी लिखेंगे, 4 का भी लिखेंगे, ठीक है, ये आप अपने से लिख लोगे। हम आते हैं वो वाले लेग पे जिसके बारे में पूछा गया है, स्कूटर के बारे में पूछा गया है, तो सेकंड वाले के बारे में पूछा गया है। चलो इसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं न्यूमरेटर में, तो दिस इज PE2 इंटू PA/E2। चलो भाई अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। वैल्यूज हमने सारा कुछ निकाल के रखा ही है, हमारे सामने सारा वैल्यूज है। चलो तो दिस इज सेकेंड केस पे आते हैं, दिस इज PE2 मतलब 1/5 मल्टीप्लाइड बाई PA/E2 इज 1/3 डिवाइडेड बाई, चलो आते हैं एक एक करके, 1/10 इंटू 1/4, 1/5 इंटू 1/3। थर्ड पे आते हैं E3 इज 3/10 इंटू 1/12 प्लस लास्ट वाले में आते हैं
पी ई फोर देखो है 2/5, 2/5 को मल्टीप्लाई करोगे जीरो से तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। डायरेक्टली यहाँ पे जीरो लिखते हैं, ठीक है। बस अपन इसको सॉल्व करेंगे गाइज और इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन 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 दिख रहा है। देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। 5 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पे बचेगा 2, ये 5 उड़ गया, यहाँ पे बचेगा 2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 1/3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे बचेगा 1/8 प्लस दिस इज 1/3 प्लस यहाँ पे बचेगा 3, 4 से काट दो, दिस इज 1/8। लोग एलसीएम लेते हैं, दिस इज 1/3 डिवाइडेड बाई, एलसीएम आ जाएगा नीचे में 24 का, 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24 एंड दिस इज 3। ये और ये कैंसिल हुआ, 8 गया ऊपर, 3 और 3 6, 6 और 8 14, डिवाइड हो जाएगा 4/7। तो अब बच्चों हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रहा है इसका आंसर में वो आ गया 4/7। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 से कहता है कि यहाँ पर सपोज वी हैव 4 बॉक्सेस, हमारे पास 4 बॉक्स है, कौन कौन से, ए बी सी एंड डी, कंटेनिंग कलर्ड मार्बल्स। तो आपको चारों बॉक्स का लिस्ट दिया हुआ है, बॉक्स ए में क्या है, बी सी और डी में कैसा कैसा कलर का कितना मार्बल्स है ये आपको क्वेश्चन में दे दिया है। चलो वन ऑफ द बॉक्स इज सिलेक्टेड, चलो भाई वन ऑफ द बॉक्स, तो आपने 4 बॉक्स रखा हुआ है उसमें से एक बॉक्स सेलेक्ट किया, हैज बीन सिलेक्टेड रैंडम एंड अ मार्बल इज ड्रॉन। और एक कोई सा भी बॉक्स आप चूज कर रहे हो और एक उसमें से मार्बल निकाल रहे हो। इफ द मार्बल इज रेड, देखो भाई अगर आपसे ये पूछता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल इज ऑफ रेड कलर, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता तो बच्चों वो होता टोटल प्रोबेबिलिटी, लेकिन यहाँ पूछ रहा है आपने मार्बल निकाला और वो रेड कलर का निकला। चलो देन व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्सेस ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। आपसे ये पूछ रहा है कि सब का प्रोबेबिलिटी आप एक एक करके बताएं कि ए से निकलेगा उसका क्या प्रोबेबिलिटी था, बी से, सी से, डी से, सबका प्रोबेबिलिटी पूछ लिया है। तो हम जानते हैं कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। अब इसको डायरेक्टली मैं ना या आप पे छोड़ रहा हूँ या आप पे बनाओगे। हम लोग सबसे पहले इसके इवेंट को डिफाइन कर लेते हैं, कैसा कैसा हमारा आंसर दिखेगा इस तरफ में, और बाकी कैलकुलेशन पार्ट आप खुद से करना। चलो सबसे पहले मेन इवेंट हमारे पास क्या होगा, रेड कलर का मार्बल निकालने का। तो मार्बल इज ऑफ रेड कलर, ये हमारे पास आ गया। फिर हमारे पास कितने सारे बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्स है। तो इवेंट ले लेते हैं, E1 बॉक्स ए, E2 बॉक्स बी, E3 बॉक्स सी और E4 बॉक्स डी। तो प्रोबेबिलिटीज इनका निकाल लो सबसे पहले। प्रोबेबिलिटीज ऑफ E1 4 है टोटल, तो सबका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, सबका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पे आपने लिख लिया प्रोबेबिलिटीज ऑफ, सबका आपने निकाल लिया, ठीक है। अब आते हैं इसके डायग्राम पे डायरेक्टली। मेन इवेंट है हमारे पास ए, तो मेन इवेंट आप यहाँ पे बना दोगे ए। यहाँ पर हमारे पास E1, E2, E3 एंड E4, सबको गाइस कनेक्ट कर दें। चलो सब ये कनेक्ट हो चुका है। क्या आपसे इसके बारे में पूछा गया है कि उसका रेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, क्या आपसे ये पूछा है क्वेश्चन में, नहीं। आपसे तो पूछा वजह, एक एक करके सबका पूछा है कि बॉक्स ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का। तो चारों का अलग अलग निकालोगे आप। मैं आपको बता दे रहा हूँ कोई भी एक का, बॉक्स ए का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखो। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन इवेंट ए बाई E1, यहाँ पे लिखेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन इवेंट ए बाई E2, this is probability of main event E by E3, this is A by E4। चलो अब एक एक करके सबका वैल्यूज लिख डालो। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आपने प्रोबेबिलिटी रेड कलर का बॉल आएगा कौन से बॉक्स से, बॉक्स E1। E1 कौन सा बॉक्स है हमारे पास, A। तो A में देखो बच्चों टोटल कितना है हमारे पास, 6 3 9 और 1 10, और उसमें से रेड कितना है, तो रेड सिर्फ एक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी आ गया 1/10। ए बाई ई टू में देखो टोटल कितना है, 6 और 4 10, और रेड है उसमें से 6, तो यहाँ पर आप लिखोगे दिस इज 6/10। अब आते हैं E3 मतलब बॉक्स सी। E3 में है 8 और 2 10, और रेड है उसमें से 8, तो 8/10 यहाँ पे आ गया। E4 में टोटल है हमारे पास 6 और 4 10, रेड 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0/10, दैट इज 0। अब आपसे पूछा गया है एक एक करके सबका बताना है, ए का, बी का, सी का और डी का, सबका रीजन बताना है। तो मैं ए का लेके चलता हूं। तो आपसे पूछ रहा है ए के बारे में, इसके बारे में, तो इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को उल्टा कर दो, E1 बाई ए, ये आपसे पूछा है, डिवाइडेड बाई, चलो तो 1/4 इंटू 1/10, नीचे में आते हैं 1/4 इंटू 1/10 प्लस 1/4 इंटू 6/10 प्लस 1/4 इंटू 8/10
प्लस 1/4 इंटू यहाँ पे तो 0 आ गया। चलो भाई सॉल्व कर दो। देखो 4/10, 4 और 10 सब में आ रहा है कॉमन, तो 4 और 10 को हटा दो यहाँ से। वैल्यूज आ गया, ऊपर में बचा 1, यहाँ पे आ गया 1 इंटू 1 प्लस 6 प्लस 8, 8 और 6 14 और 1 15। तो 1/15 आंसर आया है किसके लिए, कि प्रोबेबिलिटी कि आपका रेड कलर का बॉक्स निकला है, रेड कलर का मार्बल निकला है, और वो किससे निकला है, E1 से निकला है। ठीक है, E1 मतलब बॉक्स ए से। तो हमने ए का प्रोबेबिलिटी बताया है 1/15। सिमिलरली आप बेस थ्योरम को यूज करके आप इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा गाइस खत्म। हम लोग चलते हैं फिर अगली क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द मैनेजर ऑफ अ कार रिपेयर वर्कशॉप, तो एक कार रिपेयर वर्कशॉप है, उसका एक मैनेजर है। ही नोज फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस दैट व्हेन अ कॉल इज रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन हु इज स्टक अ फार अवे। तो मैनेजर है, मैनेजर के पास कॉल आता है और उसको पहले पास्ट एक्सपीरियंस से पता है कि जो भी बंदा मुझे कॉल कर रहा है वो कहीं दूर होगा और उसका कुछ प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या है, ही हैज अ प्रॉब्लम ऑफ स्टार्टिंग द कार। उसका ये प्रॉब्लम है कि उसका गाड़ी चालू नहीं हो रहा। तो कोई भी परेशान आत्मा कॉल करेगा वर्कशॉप में कि मेरा गाड़ी चालू नहीं हो रहा। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ वेरियस ट्रबल्स आर गिवन। तो सबसे पहले इवेंट देखो डिफाइन किया गया है। इवेंट है हमारे पास अलग अलग, इवेंट A1 है, A2 है, सब डिफाइन किया गया आपके सामने। तो ये सारे इवेंट्स हैं। सबका ट्रबल का वजह लिखा हुआ है कि कभी बैटरी प्रॉब्लम की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, या पेट्रोल नहीं है, या फ्लड आ रखा है, या कोई और वजह होगा। और इन सब का प्रोबेबिलिटी भी बच्चों आपको दे रखा है। चलो बहुत आसान क्वेश्चन, सारा कुछ पहले से दे रखा है, अलग अलग भी करके दे रखा है। अज्यूमिंग दैट नो टू फॉल्ट्स ऑकर्ड साइमल्टेनियसली। अच्छा, इन चारों प्रॉब्लम में से कोई भी दो प्रॉब्लम एक बार नहीं होगा, मतलब एक बार में एक ही प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, आगे बोल रहे हैं लेट एंड ई बी द इवेंट दैट द कार स्टार्ट्स इफ द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द मैनेजर आर फॉलोड बाय द ड्राइवर विद प्रोबेबिलिटीज। बोल रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटीज दिया हुआ है, सारा कंडीशन बच्चों आपको पहले से दे रखा है, E/A1 दे रखा है, E/A2। अच्छा, यहाँ पे E/A1 का मतलब क्या होगा, E/A1 का मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी दैट उसका कार स्टार्ट हो जाता है। इवेंट ही क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेश्चन में, इवेंट ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका गाड़ी जो है वो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम कौन सा होगा, A1। A1 क्या है हमारे पास, बैटरी का प्रॉब्लम। तो अगर उसका बैटरी का प्रॉब्लम है और उसका गाड़ी स्टार्ट हो सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी दिया है E/A2 0, E/A3। E/A3 मतलब उसका गाड़ी स्टार्ट होगा गिवन दैट प्रॉब्लम नंबर 3 है उसका। प्रॉब्लम नंबर मतलब फ्लड आया। तो आपको ये सारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखा है। बोल रहा है इफ अ पर्सन फॉलोज द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मैनेजर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो मेन इवेंट हमारा क्या है, मेन इवेंट हमारे पास ई आपको क्या बता रहा है कि उसका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताएं तो सबसे पहले P यहाँ पे लिखोगे, अलग अलग इवेंट्स दिए हुए आपको A1 A2 A3 करके, तो आप लिखोगे A1 A2 A3 और A4। ठीक है, इनको ज्वाइन कर दो इससे। तो यहाँ पर आपने इसको ज्वाइन कर दिया। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है PA, इसका सबका प्रोबेबिलिटी दे रखा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी आपको दे रखा है क्वेश्चन में। PA1 उसका प्रोबेबिलिटी है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A2 वो दे रखा है 0.3, यहाँ पर है इसका प्रोबेबिलिटी 0.1, और लास्ट वाले का प्रोबेबिलिटी है दैट इज क्वेश्चन में 0.2। ठीक है, ये सारा प्रोबेबिलिटी दे रखा है। अब इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे आते हैं, वो भी आपको बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है बहुत आसानी से। तो इन सबको यहाँ पे फिल कर दो। P E/A1, ठीक है, E है मेन इवेंट, तो मेन इवेंट को ऊपर रखोगे। A/A1 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिस इज 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A2 ये है 0, E/A3 ये आपको क्वेश्चन में दिया है 0.8, E/A4 दिस इज गिवन इज 0.5। ठीक है, तो देखो आपका सारा का सारा पूरा जो भी रिक्वायर्ड क्राइटेरिया था सारा का सारा भरा गया। पहला पार्ट पूछता है कि इफ द पर्सन फॉलोज द इंस्ट्रक्शन गिवन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार स्टार्ट्स। कार स्टार्ट्स हमारा मेन इवेंट है क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन का मेन इवेंट है बच्चों कार स्टार्ट। मतलब सबसे पहले पार्ट में आपको ये निकालने बोला है, सबसे पहले बार में ये निकालने बोला, मतलब पहला पार्ट इज टोटल प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। तो चलो पहले वाले पार्ट को आप निकालोगे, तो आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी की गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, तो आपसे ये पूछ रहा है। तो चलो इनको सबको मल्टीप्लाई करो, 0.4 इंटू 0.3 प्लस 0.3 इंटू 0 प्लस 0.1 इंटू 0.8 प्लस 0.2 इंटू 0.5। तो 4 थी, अब 12 हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 0.08, ये हो गया 5 दूनी 10। तो इसका वैल्यूज अगर आप निकालेंगे तो 12 और 10
22 और 8 30। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गया 0.30। पहले वाले पार्ट का प्रोबेबिलिटी आ गया 0.30। बच्चों ये क्वेश्चन था टोटल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। अगले वाले इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। पूछ रहा है इफ द कार स्टार्ट्स ऑन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार हैड अ बैटरी प्रॉब्लम। अब आपको वजह पूछ रहा है कि बताओ भाई उसका जो प्रॉब्लम था वो बैटरी का प्रॉब्लम था। बैटरी वाला प्रॉब्लम इसमें से कौन से इवेंट में? A1 में है। तो आपसे पूछ रहा है कि वजह अपना A1 था। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास बेस थ्योरम का क्वेश्चन। तो आपसे क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी कौन सा है हमारे पास? बैटरी, मतलब ये वाला। तो ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इसको उल्टा लिख दो, A1 बाई ई, A1 बाई ई। ये थोड़ा सा गलती हो गया, E1 नहीं होगा, दिस इज A1 बाई ई। तो अपने से ये पूछा है। चलो डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या लिखोगे? टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ से निकाल रखा है तो शॉर्टकट यूज करते हैं, डायरेक्टली यहाँ लिखा देते हैं 0.30। वजह पूछा है A1, A1 को चलो यूज करते हैं। तो 0.4 इंटू 0.3, 4 दिया है 12, यहाँ पे आ गया 0.3। डेसिमल है, 2 डेसिमल आप हटा सकते हो, इसमें 12 आ गया, इसमें 30 आ गया। 4 3 ज़ा 12 और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से कटेगा, दिस इज 10। तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 10 मतलब आपका वैल्यू आ जाएगा गाइज यहाँ पे 0.4। तो बेटा, तो गाइज बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगर आप ये बनाना, और मैं उम्मीद करता हूँ यार अब तो ये टॉपिक खत्म हो रहा है, आप इसका जो वैल्यूज है, ये जो डायग्राम पार्ट है, ये आप निकालना सीख चुके होगे। अगर सीख चुके हो तो क्वेश्चन आपके लिए फिर आसान है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से देखना। यहाँ पे बोल रहा है बच्चों, अ कॉइन इज टॉस्ड। आपने एक सिक्का उछाला, अगर उसमें हेड आता है, तो आपने अगर सिक्का उछाला उसमें अगर हेड आता है तो बोल रहा है 2 बॉल्स, 2 बॉल विल बी ड्रॉन फ्रॉम अर्न ए। ठीक है, तो आपके पास अर्न ए है। तो सपोज करो आपके पास एक कलश यहाँ पे रखा हुआ है, ये है अर्न ए, और एक और है यहाँ पे आने वाला क्वेश्चन में अर्न बी। तो बोल रहा है आपको 2 बॉल निकालना है। अगर आपका हेड आता है तो आप अर्न ए से निकालेंगे बॉल, 2 बॉल निकालेंगे। अदरवाइज 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 मतलब हेड नहीं आया तो और क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। तो बोल रहा अदरवाइज 2 बॉल्स विल बी ड्रॉन फ्रॉम अर्न बी, तो आप अर्न बी से निकालेंगे। तो अगर हेड आता है अपने पास सिक्का उछालने से तो आप अर्न ए से निकालेंगे, टेल आता है तो आप अर्न बी से 2 बॉल निकालेंगे। बोल रहा है अर्न ए कंटेन्स 3 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं कि अर्न ए में यहाँ पर 3 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल है। फिर बोल रहा है अर्न बी कंटेन 7 ब्लैक एंड वाइट, 7 ब्लैक और 1 वाइट बॉल है। इन बोथ द केसेस सिलेक्शन आर टू बी मेड विथ रिप्लेसमेंट। देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों को दे दिया गया है विद रिप्लेसमेंट का। चलो विद रिप्लेसमेंट है, आगे बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अर्न ए इज यूज्ड गिवन दैट बोथ द बॉल ड्रॉन आर अ ब्लैक बॉल। ठीक है, तो आपने जो दोनों बॉल निकाला था, मतलब आपको हेड आया होगा तो इसमें से निकालोगे, टेल आया होगा तो इसमें से निकालोगे। आपको बोल रहा है कि आपने जो बॉल निकाला था दोनों के दोनों ब्लैक बॉल निकाले थे। तो अगर आपने दोनों के दोनों ब्लैक बॉल निकाला था तो हमारा मेन इवेंट क्या हो जाएगा बच्चों कि 2 बॉल जो आपने निकाला था, 2 बॉल, चाहे उसमें से निकालो चाहे उसमें से निकालो, 2 बॉल्स आर ब्लैक बॉल्स। ये हमारा मेन इवेंट हो गया। ठीक है, चलो आगे आते हैं। मेन इवेंट बनाना है। अब आते हैं इवेंट नंबर 1। इवेंट क्या 1 क्या होगा? इवेंट 1 होगा कि आपने अर्न ए को चूज किया था। इवेंट 1 होगा हमारे पास कि आपने अर्न ए को चूज किया है, मतलब पहले वाले को। इवेंट 2 होगा हमारे पास कि हमने क्या चूज किया है? दूसरे वाले को, मतलब अर्न बी को चूज किया है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने अर्न है हमारे पास? 2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अर्न 1, टोटल 2 है, उसमें से एक चूज करना है तो इसका भी 1/2 आएगा, और अर्न 2 को, अर्न बी को चूज करने का, उसका भी 1/2। अदर वे में सोचो, हेड आएगा तो आपने ये चूज किया तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। टेल आएगा तो आपने ये चूज किया तो टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। ठीक है, चूज कर लिया हम लोगों ने, बेटर ऐसे ही रखना ना। अब हम आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। तो सबसे पहले मेन इवेंट है, इसको हम डिजाइन कर लेते हैं यहाँ पे। तो छोटा सा पार्ट मैं बना रहा हूँ क्योंकि आपको रफ वर्क में बनाना है, और हमारे पास 2 इवेंट है गाइज। तो पहला है E1 और दूसरा है हमारे पास E2। चलो इसको कनेक्ट करो इनसे, इसको कनेक्ट करो इससे। इन दोनों के प्रोबेबिलिटीज अपने को पता है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना है मेन इवेंट डिवाइडेड बाई E1, यहाँ पे निकालना है मेन इवेंट डिवाइडेड बाई E2। चलो मेरा आपसे क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी कि दोनों के दोनों ब्लैक बॉल होंगे, और वो कहाँ से होंगे? अर्न ए से।
अब अर्न ए में देखो टोटल कितने बॉल है हमारे पास, तो टोटल है हमारे पास 8, उसमें से ब्लैक बॉल कितना है 3, तो पहला बॉल आपने निकाला और वो ब्लैक होगा, उसका प्रोबेबिलिटी हो गया ये। दूसरे बॉल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दूसरे बॉल के बारे में क्या लिख दिया ना बच्चों, कि अगर आप एक बॉल निकालोगे उसको वापस डाल दोगे, ठीक है, तो रिप्लेसमेंट का केस है। दूसरी बार जब आप बॉल निकालोगे तो बताओ टोटल कितना बॉल होगा, फिर से 8 ही बॉल होगा, उसमें से टोटल ब्लैक बॉल कितना होगा, वो भी 8 होगा। तो 3 3 जा 9, यहाँ पर आ गया 9, 8 8 जा 64। आते हैं इसके केस में, आपने बोला कि प्रोबेबिलिटी ए बाई E2, मतलब दोनों के दोनों ब्लैक बॉल होंगे और कहाँ से होंगे, अर्न बी से। अर्न बी में टोटल कितना, अर्न बी में हमारे पास टोटल कितने बॉल है, तो 7 + 8, यहाँ भी 8 है, टोटल ब्लैक कितना है 7, तो 7/8 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई दूसरा बॉल आप निकालोगे वो भी ब्लैक होगा, रिप्लेसमेंट का केस है गाइज, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा 7/8, ठीक है, ये हम लोगों ने निकाल लिया। सेम चीज को आप यहाँ पे लिख दोगे। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन से वाले को आपने यूज किया है, कौन सा अर्न को यूज किया है, अर्न ए को। अर्न ए का मतलब ऊपर वाले केस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A ये निकालना है। नीचे में लिखोगे टोटल प्रोबेबिलिटी E1 तो यहाँ पे लिखोगे प्रोबेबिलिटी E1 इंटू A/E1, दिस इज E1 इंटू प्लस E2 इंटू A/E2, ठीक है, ये लिख दिया। चलो वैल्यूज को पुट करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे रहे 1/2, तो यहाँ पे आएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 जा 9/64, डिवाइडेड बाई में आते हैं, यहाँ भी आएगा 1/2 9/64 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे आएगा 7 7 जा 49/64। अब देखो ऊपर में भी, यहाँ पे भी 2 और 64 है, यहाँ भी 2 64, यहाँ भी, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे गाइस, ये कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा 9 डिवाइडेड बाई 58, ठीक है, तो इसको कट नहीं कर सकते, तो हमारा जो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का बच्चों, ये आ गया 9/58। तो आसान सा क्वेश्चन है यार, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपको बेस थ्योरम आसान लग रहा होगा। और आते हैं हम लोग आखिरी क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 16। बोलता है अ कार्ड फ्रॉम अ पैक, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ, अच्छा नहीं, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट, तो आपके पास 52 कार्ड्स है, उसमें से एक कार्ड आपका भूला जाता है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, अब रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास कार्ड, 51 कार्ड्स बचे, तो बोला 51 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो आप कोई सा भी 2 कार्ड उसमें से ड्रॉ करते हो, एंड बोथ द कार्ड्स आर फाउंड आउट टू बी ऑफ हार्ट, तो दोनों के दो जो अब आप ड्रॉ कर रहे हो, दोनों के दोनों हार्ट के कार्ड निकलते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग कार्ड टू बी हार्ट। चलो, तो अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का कब होता कि आपका ना कोई कार्ड लॉस हो गया था और उसमें से रिमेनिंग कार्ड में से आप 2 कार्ड निकालते हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो जो कार्ड होगा वो हार्ट का होता। अगर ये क्वेश्चन होता तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि वो जो मिसिंग कार्ड है वो हार्ट का कार्ड है। तो चलो यहाँ पर हम जल्दी से इवेंट को डिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास सिचुएशन क्या होगा कि जो हमारा जो मिसिंग कार्ड, एक कार्ड जो भुलाया था, या तो वो हार्ट का भुलाया होगा या तो वो हार्ट का नहीं भुलाया होगा। तो हमारे पास जो 2 इवेंट आएंगे, पहला हम इवेंट 1 को डिफाइन करते हैं, लॉस्ट कार्ड इज ऑफ हार्ट, पहला इवेंट ये है हमारे लिए। और दूसरा इवेंट हम डिफाइन करते हैं, लॉस्ट कार्ड इज नॉट ऑफ हार्ट, इज नॉट ऑफ हार्ट। तो अब एक बात बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका कार्ड का लॉस हुआ है वो हार्ट का कार्ड लॉस हुआ है, हार्ट कितने होते हैं बच्चों, तो आप बोलोगे हार्ट होते हैं टोटल 13, टोटल कार्ड्स कितना था 52, तो पी E1 बाई निकल गया। सिमिलरली आप पी बाई E2 निकालते हो, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, हार्ट कितना होता है 13, 13 के अलावा बाकी क्या होगा, नॉट हार्ट का कार्ड होगा, मतलब 39, इसमें डायमंड हो सकता है, स्पेड हो सकता है, क्लब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने ये निकाल लिया। नहीं बच्चों, आपने बोला था आपने कितना कार्ड निकाला था, 2 कार्ड निकाला था और दोनों के दोनों किसके निकले थे, हार्ट के। तो हमारा मेन इवेंट बनेगा बोथ कार्ड्स ड्रॉन आर हार्ट्स।
तो ये हमारा मेन इवेंट बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। मैं डायग्राम नहीं बना रहा। मेन इवेंट है ए डिवाइडेड बाई E1, सबसे पहले आप ये निकालोगे। दूसरा निकालोगे मेन इवेंट है ए डिवाइडेड बाई E2। ठीक है, इन दोनों के बारे में आते हैं। चलो सबसे पहले केस पे आते हैं, ए बाई E1। ए बाई E1 का मतलब जो दोनों का दोनों कार्ड निकला होगा वो हार्ट का निकला होगा, गिवन दैट E1 क्या है कि जो एक कार्ड बुलाया था वो किसका बुलाया था, वो भी हार्ट का। तो चलो एक बात बताओ, हार्ट टोटल 13 थे, एक भुला चुका है तो बचा कितना हमारे पास 12। 52 कार्ड था, एक भुला चुका है तो बचा कितना 51। ठीक है, ये तो हो गया पहला वाला के बारे में। आपने कितना कार्ड विड्रॉ किया यहाँ पे, 2 कार्ड। पहला वाला ये है, रिप्लेसमेंट नहीं लिखा है तो हम क्या मान के चलेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। अब आपने 12 में से 12 कार्ड था, निकाल लिया एक। अब कितना हार्ट बचा टोटल, तो अब बचा हमारे पास 11। 51 कार्ड था, एक निकाल लिया, बचा कितना, यहाँ पे बचा 50। तो इसका वैल्यू आ गया हमारे पास PA1/E2। सिमिलरली इस पे आते हैं, यह बोल रहा है A/E2, मतलब 2 कार्ड आपने निकाला, वो निकला हार्ट का। कंडीशन क्या है, E2 का। E2 क्या है कि जो कार्ड बुलाया था वो हार्ट का कार्ड नहीं बुलाया था। तो बताओ बच्चों, हार्ट कितना होगा हमारे पास, तो होगा 13। लेकिन एक कार्ड तो भुला चुका है ना, तो टोटल कार्ड्स कितने होंगे हमारे पास, 51। सेकंड कार्ड पे आते हैं, एक तुमने हार्ट का निकाल लिया है तो बचा कितना होगा वहां पे 12। 51 था, उसमें से एक निकल चुका है तो बचा कितना होगा हमारे पास 50। तो आपने ये कंडीशन दोनों निकाल लिया। अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा यार, अब आप वो बना सकते हो। बाय बेस थ्योरम किसके बारे में पता करने बोला है, बोला है कि जो कार्ड बुलाया होगा वो हार्ट बुलाया होगा। मतलब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है बच्चों, इस केस के बारे में पूछा है। तो इस केस के बारे में पूछा है तो बाय बेस थ्योरम हम लिखेंगे E1/A इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दो, PE1 मल्टीप्लाइड बाई A/E1 डिवाइडेड बाई E1 A/E1 प्लस इंटू A/E2। चलो आ जाओ, इसको एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं। तो दिस इज 13/52, शॉर्ट कर लेते हैं इसको 1/4 और इसको शॉर्ट में कर लेते हैं 3/4। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 12 इंटू 11। चलो इसको अभी ऐसे ही रहने दो, कैंसिल आउट होगा बहुत कुछ, मल्टीप्लाइड बाई 11/50 डिवाइडेड बाई, आ जाओ 1/4 12/51 11/50 प्लस। उसके बाद आते हैं सेकंड वाले E2 पे। E2 है 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 51 एंड 50। चलो कैंसिल आउट करना स्टार्ट करो, देखो क्या क्या कॉमन है। 4 51 50 4 51 50 4 51 50, सारा का सारा बच्चों कॉमन लेके एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखो ऊपर में यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, तो 12 12 और यहाँ का 12 कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या यहाँ हमारे पास, यहाँ पे बचा ऊपर में 11, 11 के बाद यहाँ बचता है 11 और प्लस 11 प्लस 13 3 जा 39। तो दिस इज 11/50। आंसर होता है गाइस क्वेश्चन नंबर 16 का। तो इसी क्वेश्चन के थ्रू हम खत्म करते हैं ऑफिशियली ये पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी का खत्म होता है बच्चों। तो बच्चों अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा जिनके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू, बाय बाय।